आपका पद्य के साहित्य के जो प्रश्न है वो लेने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। तो भक्ति काल की रचना के लिए आंसर करना है कि भक्ति काल में लिखी गई रचना कौन सी है। भक्ति काल में लिखी गई रचना है सूरसागर, और इसके रचयिता सभी लोग जानते होंगे बिल्कुल। सूरसागर की रचना किसने की है? सूरदास जी ने की है। किसने की है? सूरदास जी ने की है। तो सभी को पता है सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। आइए थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं अन्य रचनाओं के लिए। तो देखिए उद्धव शतक, उद्धव शतक के रचनाकार का नाम पता हो किसी को? कामायनी या साकेत के रचनाकार का नाम पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। कामायनी, साकेत के रचनाकार का नाम भी अगर किसी को पता है तो जल्दी से आंसर करेंगे। और भक्ति काल में लिखी गई रचना है सूरसागर, आंसर करना है उद्धव शतक के लिए। कामायनी के जयशंकर प्रसाद बिल्कुल आंसर आ चुके हैं, और साकेत की रचना भी सभी से बन जाएगी अगर उन्होंने चैनल देखा है। बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त, आंसर आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ी जो नई रचना है वो है उद्धव शतक। बाकी कामायनी और साकेत आप लोगों को पता है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बार बार रिवीजन भी हो गया है। अब उद्धव शतक किसकी रचना है? तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। किसकी रचना है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है उद्धव शतक। तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में हो सकता है अभी बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा कि उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। विसल देव रासो के रचनाकार बताइए जल्दी से। विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? विसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है विसल देव रासो। चार जो रासो ग्रंथ हैं, देखिए चार प्रमुख रासो ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, चार प्रमुख रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और विसल देव रासो, ये चार रासो ग्रंथ हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा। हर एक प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 10 की परीक्षा हो, चाहे आपकी 12 के बोर्ड की परीक्षा हो, इन चार रासो ग्रंथों से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो देखिए पहला जो रासो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए इस प्रकार से ही प्रश्न अगर पूछता है कभी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद बरदाई ने। किसने की है? चंद बरदाई ने। ये नोट डाउन करते जाइएगा। तो चंद बरदाई जो है वो प्रथम महाकवि हैं। प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और उसके रचनाकार चंद बरदाई प्रथम महाकवि माने जाते हैं हिंदी के। तो ये चीज नोट डाउन करिए। इसके अलावा दूसरा जो रासो ग्रंथ है वो है परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी रचना की है जगनिक ने। तीसरा जो रासो ग्रंथ है वो है खुमान रासो। खुमान रासो देखिए लिख देते हैं, अगर आप लोगों को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो खुमान रासो देखिए इस तरह से लिखना है, खुमान, इसके अलावा आगे आप रासो जोड़ लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। अभी जो लोग दलपति विजय आंसर कर रहे थे क्लियर कर लीजिए, वो खुमान रासो के रचनाकार हैं। और जो आपका चौथा जो रासो ग्रंथ है वो यही है विसल देव रासो, और इसके रचनाकार हैं नरपति नाल, विकल्प नंबर ए। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, कितना इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई, जिसने पहला महाकाव्य लिखा वो पहला महाकवि कहलाएगा। तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रथम महाकवि चंद बरदाई। दूसरा रासो ग्रंथ है परमाल रासो, इसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, और इसके रचनाकार है जगनिक। तो देखिए अभी जो हमारा यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें एक परमाल रासो की पंक्ति भी आई थी। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती। तो परमाल रासो से एक क्वेश्चन आया था। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति लाल। तो इन सभी को आप लोग नोट डाउन करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न को। नहीं तो निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? आंसर करिए, ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि कौन नहीं है? पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां पर आप लोगों को सभी को पता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं, वो राम आश्रयी शाखा या राम भक्ति शाखा के हैं। किसके? राम भक्ति शाखा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिवीजन हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से भक्ति काल का डिवीजन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए क्या होता है कि भक्ति काल को पहले दो भागों में बांटा गया। किसमें? मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, बस नोट्स बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था उसका सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। दूसरा था निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा। तो यहां पर सगुण भक्ति शाखा यानी कि
कहते हैं कि जो लोग भगवान को मानते थे वो सगुण भक्ति शाखा थे, और जो निर्गुण मतलब जो भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन भगवान को नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि एक प्रकार से हम उनको ये बोल दें कि भाई ये विश्वास नहीं करते या फिर ये प्रथाओं को उनको नहीं मानते, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने ये थे। निर्गुण का मतलब ये था कि वो ज्ञान और प्रेम पर ज्यादा बल देते थे, ठीक है ना। तो सगुण भक्ति शाखा के दो भगवान हमारे प्रमुख रहे हैं। पहले थे राम, तो सगुण को भी दो भागों में बांटा गया। चलिए दोबारा से लिख देते हैं, यहां लिख दिया मैंने अभी सगुण, यहां लिख दिया सगुण और निर्गुण। तो सगुण को भी दो भागों में बांटा गया, एक राम भक्ति शाखा में और एक कृष्ण भक्ति शाखा में। तो दो भगवान हमारे प्रमुख हैं, राम भक्ति शाखा में बांटा गया और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया। तो आप लोग जानते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख जो हम कह सकते हैं तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने राम जी पर रचना लिखी है। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख थे वो सूरदास जी थे। और अब निर्गुण के लिए हम बात करें तो निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया ज्ञानाश्रयी में, यानी ज्ञान की जो शाखा थी, और दूसरा बांटा गया प्रेमाश्रयी में। तो यहां पर लिखने के लिए जगह नहीं है, आप ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी लिख देंगे। सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया, और निर्गुण को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया। और जो सगुण और निर्गुण थे वो भक्ति काल के दो रूप थे। तो मैंने बताया रामाश्रयी में तुलसीदास जी, कृष्णाश्रयी में सूरदास जी लोग आते हैं। अब जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जान लीजिए। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं है, अभी बात हुई हमारी प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, यहां पर बात हुई कि निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। तो तुलसीदास जी तो राम भक्ति शाखा के थे, बाकी नानक जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। कबीर जो है, कबीर तो बिल्कुल, कबीर तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं ही। आप लोगों ने कितने सारे दोहे कबीर जी के सुने होंगे, हर एक दोहे में आपको ज्ञान देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी दोहा हो कबीरदास जी का, कभी भी उठाकर देखिएगा सिर्फ ज्ञान की बातें मिलेंगी। नानक जी ने भी शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और बहुत सी अच्छी चीजों के लिए इन्होंने संदेश दिया, यानी ज्ञान से संबंधित संदेश दिए अपनी रचनाओं में। दादू दयाल भी ज्ञानाश्रयी शाखा से थे, बस गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा से थे। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा कभी नहीं है वो हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए आंसर करिए। उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक किस काल की रचना है? अभी आपको बताया गया था कि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। अब ये पूछा गया है कि ये किस काल की रचना है। पहले ही प्रश्न में हमने चर्चा की थी उद्धव शतक के बारे में। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए। आंसर आ रहे हैं, ए आंसर आ रहे हैं बिल्कुल आधुनिक काल, एकदम सही है। प्रश्न नंबर 4 के लिए उद्धव शतक के लिए आधुनिक काल, आधुनिक काल की रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। बार बार बोल रहे हैं, नोट कर लेना। तो छायावाद की मुख्य विशेषता बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 5 के लिए आंसर करिए। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? सभी लोग आंसर करिए। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? ए आंसर आ रहा है प्रकृति का मानवीकरण, एकदम सही है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। और छायावाद से ही आपके देखिए प्रसाद पंत, निराला वर्मा आपके जो हैं, उनमें से मैंने बताया है कि निराला जी वगैरह जो हैं, ये इन्होंने भी प्रकृति के लिए काफी ध्यान दिया है, प्रकृति का चित्रण काफी अच्छे से किया। तो प्रकृति का मानवीकरण करना ये छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दीप शिखा के रचयिता कौन है? आंसर सबसे बनना चाहिए महादेवी वर्मा। बिल्कुल, दीप शिखा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। बी आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? अब लो भाई, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पूछ रहे हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। बिल्कुल पल्लव है। इसके अलावा और बता दीजिए। बिल्कुल और आंसर कर दीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। चलिए, पल्लव है, ग्रंथि है, ग्राम्या है, गुंजन है, लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद है। बिल्कुल सही है, ये सभी रचना है। बिल्कुल। और देखिए उर्वशी के लिए आंसर करिए। उर्वशी, परिमल, ये किसकी रचना है? परिमल किसकी रचना है भाई? आंसर करो। हाँ, परिमल किसकी रचना है? आंसर करिए। परिमल और गीतिका, बिल्कुल किसकी रचना है भैया? परिमल और गीतिका। उर्वशी देखिए मैंने बताया है, आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की क्लास देखी होगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। और परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और कामायनी जग जाहिर, सबको पता है कामायनी इतनी इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। कोई दिक्कत है ही नहीं, कामायनी तो सबको रटी रहती है मुंह जुबानी। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पल्लव आपकी हो गई सुमित्रा नंदन पंत जी की, और कामायनी हो गई जयशंकर प्रसाद जी की। तो मैंने जो सुमित्रा नंदन पंत जी की अन्य रचनाएं बताई हैं, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सभी रचनाएं नोट कर लेना।
चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आंसर करिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुमित्रा नंदन पंत जी को। विकल्प बी एकदम सही है। तो सबके आंसर आ गए हैं, बी आंसर सही है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? आंसर करिए। देखिए कितनी बार वही आपकी चीजें रिपीट हो रही हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिऔध का जन्म स्थल, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का वीडियो आया था, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। और ये चीजें जो हैं आपकी रचनाएं हो गई, जन्म स्थान हो गए, जन्म तिथि हो गई, ये आपको जीवन परिचय लिखने में भी भाई महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। एकदम सही है बी निजामाबाद। अब कुछ और चीजें अगर डिटेल बता दें इनकी तो भी मजा आ जाएगा। हरिऔध जी का देखिए जन्म स्थल तो निजामाबाद है। अब इनका जन्म हुआ कहां था? देखिए जन्म भी निजामाबाद में हुआ था और मृत्यु भी निजामाबाद में हुई थी। दोनों चीज याद रखिएगा। हरिऔध जी का जन्म स्थल भी निजामाबाद है और मृत्यु स्थल भी निजामाबाद है। और इनका जन्म जब हुआ था वो तिथि थी 15 अप्रैल 1865। क्या थी? 15 अप्रैल 1865। और इनकी मृत्यु हुई थी 16 मार्च 1947। अब 1947 को कैसे याद रख सकते हैं? हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। तो 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ। 1947 में हरिऔध जी की मृत्यु भी हुई थी। तो तिथि जो आपको सन है वो आपको इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तभी मृत्यु हुई 1947 में। बस डेट अगर याद रख सकते हैं 16 मार्च तो बहुत अच्छी बात है। तो 15 अप्रैल 1865 में जन्म और 16 अप्रैल 1947 में मृत्यु, और जन्म स्थान और मृत्यु स्थान दोनों ही थे निजामाबाद। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? यह प्रश्न आपको पता होगा। तो मैथिली शरण गुप्त, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं विकल्प सी बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त। तार सप्तक के संपादक के लिए आंसर करिए। तार सप्तक के संपादक के लिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 12 के लिए सभी लोग एकदम सही। महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 12 के लिए तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बिल्कुल। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार आंसर कर दीजिए। प्रिय प्रवास के रचनाकार बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प बी आ रहा है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल विकल्प बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखिए प्रिय प्रवास से संबंधित एक प्रश्न जो है वो और पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखो प्रश्नों में परेशान मत होना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन जहां से आ जाए खड़ी बोली का, देखिए हिंदी अलग हो गई, खड़ी बोली थोड़ी सी अलग हो गई, तो प्रश्न घुमा दिया, प्रश्न चेंज हो गया कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, ये रहा आपका। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे, खड़ी बोली ना जोड़े, केवल हिंदी का पूछे, तो वो पृथ्वीराज रासो है। क्लियर है? तो इन चीजों में गलती मत करना। प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली, आगे हिंदी जोड़ना चाहे जोड़ लें, बाकी सी भी लिख सकते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना? तो नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताइए, देखिए थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर पूछा गया है छायावाद उत्तर काल के लिए नहीं पूछा गया है, यहां पर छायावादी काल के लिए पूछा गया है। आंसर करना है छायावादी काल का समय क्या माना जाता है। सभी लोग आंसर करिए, छायावादी काल का समय क्या माना जाता है? छायावादी काल का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल 1918 से 1938, बिल्कुल सही है। छायावादी काल का समय माना जाता है 1918 से 1938 ईस्वी तक, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। छायावादी काल का पूछा गया था तो 1918 से 1938। अब देखिए ये चीज बन जानी चाहिए, आलेखंड का दूसरा नाम क्या है? अभी बताया था, आज की ही क्लास में शुरुआत में बता दिया था कि आलेखंड का दूसरा नाम क्या है। आलेखंड का दूसरा नाम मैंने अभी बताया था, 4 रासो ग्रंथ बताए थे, जिसमें से एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। इनके जो रचनाकार हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं।
परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं और परमाल रासों को आलखंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? खुमान रासों के दलपति विजय और वीसल देव रासों के नरपति नाल। तो ये चारों रासो ग्रंथ कॉपी में नोट डाउन हो जाने चाहिए। आंसर करिए, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? विकल्प भी जिन्होंने भी आंसर किया एकदम सही है। अब सिद्ध सामंत काल बोला जाता है आदिकाल को। तो सिद्ध सामंत काल बोला किसने है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल बोला किसने है? ये भी अगर आंसर कर देंगे तो मजा। बिल्कुल, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। बिल्कुल, देखिए आदिकाल का जो अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, वो कहा है राहुल सांकृत्यानंद जी ने। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। अभी आगे और प्रश्न आएंगे कि वीर गाथा काल किसने कहा है, चरण काल किसने कहा है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल पड़ा है और उसको दिया है राहुल सांकृत्यानंद जी ने। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर करिए, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो बिल्कुल विकल्प सी भट्ट केदार। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं प्रश्न नंबर 17 के लिए भट्ट केदार आंसर आ रहा है। विकल्प सी एकदम सही है। विकल्प सी बिल्कुल। खुमान रासो किसकी रचना है? आंसर करिए, खुमान रासो। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आज ही 2 बार चर्चा हो गई है खुमान रासो के लिए। तो आंसर कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, खुमान रासो किसकी रचना है? चलिए, तो विकल्प सी दलपति विजय एकदम सही है। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय और आपका जो बीसल देव रासो है उसके हैं नरपति नाल। तो काफी लोग इन दोनों में कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, खुमान रासो और बीसल देव रासो में। बाकी परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई जगनिक सबको पता रहता, सबको याद रहता। कंफ्यूजन यहीं पर हो जाता है खुमान रासो में और बीसल देव रासो में, कि खुमान रासो के कौन है, बीसल देव रासो के कौन से। तो देखिए खुमान रासो के हैं दलपति विजय और बीसल देव रासो के हैं नरपति नाल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए खुमान रासो का आप छोटा खू ले लीजिए और दलपति विजय का दा ले लीजिए, तो खुद यहां पर बनता है खुद, और बीसल देव राशि और रासो और नरपति नाल में बीसल देव का बी ले लीजिए और नरपति का ना ले लीजिए, तो वहां पर बनता है बीन। तो बीन और खुद 2 प्रकार के शब्द बनते हैं। यहां पर हो गया खुमान रासो दलपति विजय, बीसल देव रासो नरपति नाल। तो खुद और बीन याद रखिएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, खुद और बीन याद रखिएगा। खुमान रासो दलपति विजय, खू से खुमान और दा से दलपति विजय, तो खुद हो गया, और बीसल देव रासो का बी से बीसल देव और ना से नरपति नाल। तो बी ने याद रखिए और खुद याद रखिए, तो आपको गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। वीर गाथा काल के कवि कौन है? आंसर करिए, वीर गाथा काल के कवि। आराम से प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न है। वीर गाथा काल के कवि हैं बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, बेझिझक सभी लोग आंसर कर रहे हैं। आंख मूंद के चंद्रबरदाई एकदम सही आंसर है। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई। बुद्धिरास के रचयिता कौन है? बुद्धिरास के रचयिता कौन है? तो आंसर करेंगे बुद्धरास के लिए, तो विकल्प सी सालभद्र सूर्य एकदम सही है।